हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ये मॉक लास्ट सैटरडे और संडे को हुआ था लाइव। तो मैं उस टाइम पे बाहर था तो इसलिए एनालिसिस नहीं करा पाया। तो अब मैं इसका एनालिसिस और मैथ के 30 के 30 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, जोरों शोरों से आप पढ़ाई कर रहे हो। ये मॉक का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था और आपका रियल एग्जाम इतना हाई तो नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा। अभी होता क्या ना, हर जगह आपको इजी मॉक्स मिल रहे हैं, इजी टू मॉडरेट चल रहा है। तो भी हम अभी कुछ लेवल अच्छा ही रख रहे हैं अपने मॉक्स का, लेकिन जैसे ही टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा मॉक्स का लेवल बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम के आसपास जितने भी मॉक्स आएंगे सारे बिल्कुल एग्जाम के लेवल से हल्के से जस्ट ऊपर होंगे, ज़्यादा हाई लेवल उस टाइम पे नहीं देंगे। अभी ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, टॉपर्स के बीच में वेरी गैप्स देखने हैं, तो इसलिए लेवल को थोड़ा ज़्यादा अच्छा रखा गया है। ठीक है, बाकी जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी के CBT 2 के मॉक्स देखेंगे, उनका लेवल मेंटेन है। ठीक है, मॉडरेट लेवल के मॉक्स रहते हैं। सीपीओ के मॉक्स प्रोवाइड किए थे आप लोगों को, तो वो क्योंकि एग्जाम से 15-20 दिन पहले ही वो लॉन्च किए थे, तो वो उनका लेवल एग्जाम से मतलब मॉडरेट साइड ही रखा था, उनका भी बहुत हार्ड नहीं किया था। तो सीजीएल मेंस में अभी जब तक टीयर 1 का रिजल्ट नहीं आता, इसलिए तब तक आपको लाइव मॉक में हार्ड दे रहे हैं। इसके बाद लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से चले जाएंगे। और मॉक मुश्किल है तो कट ऑफ तो वैसे भी बहुत कम ही जाने वाली है, तो इसकी कट ऑफ आप देखेंगे तो इस मॉक की बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये मॉक्स जो अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, टीयर 2 वाली या कॉम्बो टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो आप ये सारे बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मॉक नंबर 7 है जो अभी यहाँ पे कराया गया था। उसी फोल्डर के अंदर टोटल 15 तक हम ऑलरेडी मॉक्स प्रोवाइड कर चुके हैं जो पेड टेस्ट सीरीज यूजर्स हैं उनके लिए, और टोटल हम 30 मॉक्स आपको 2025 के हिसाब से बना के देंगे। तो 15 और अभी क्रिएट हो रहे हैं, जो आपके एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले तक आपको सारे के सारे मिल जाएंगे पेड टेस्ट सीरीज यूजर्स को। ठीक है, और बाकी कॉम्बो प्लान भी आप देख सकते हैं इफ यू नीड। चलो आगे बढ़ते हैं, हम सीधा अपने मॉक्स पे चलते हैं और उसके एनालिसिस को करते हैं। तो इस मॉक को लगभग 7500 प्लस कैंडिडेट्स ने दिया था। इसके अंदर आप देखेंगे जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से कि लोग ना हर जगह पे हैं, मतलब इतना भी स्कोर करने वाले हैं, 160, 165, 170, 180। और ये ग्राफ ना बिल्कुल पीक पे नहीं जा रहा, जैसे जनरली इजी मॉक्स में या मॉडरेट मॉक्स में रहता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे 260, 270 की रेंज में स्कोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको देख मिलेगा कि स्कैटर्ड है। मतलब आपको अगर गैप्स देखना है अपने बीच में, एक दूसरा बच्चा जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, तो आपको मार्क्स का डिफरेंस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कितने लोग आपसे कितना आगे जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं इस तरीके के मॉक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर एनालिसिस देखें तो हम सेक्शन 1 में लोगों का एवरेज स्कोर गया है 111 मार्क्स, मीडियन स्कोर 117 मार्क्स गया है। 170 से ऊपर 15 कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है, डेट्स वेरी गुड। इनमें से 4 से 5 फेक भी हो सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 150 प्लस स्कोर करने वाले 257 कैंडिडेट्स हैं, 140 प्लस स्कोर करने वाले यहाँ पे 761 कैंडिडेट्स हैं। अगर आपने इस मॉक में सेक्शन 1 में 140 प्लस स्कोर किया है तो डेट्स अ गुड स्कोर। आप ये ना सोचें कि 140 रह गए 180 में से, 140 प्लस इज अ गुड स्कोर। मैथ्स में अगर आपने 30 में से 20 से ज्यादा स्कोर, 20 से ज्यादा सही कर लिए हैं तो डेट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, मैथ्स का लेवल काफी अच्छा था। ठीक है, ओवरऑल 140 प्लस या 135 भी है तो इट्स ऑल्सो फाइन, नो नीड टू वरी। सारे मॉक में जरूरी नहीं होता कि हम 30 के 30 क्वेश्चन मैथ्स के करें, रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चंस करें। मॉक का लेवल जैसे चेंज होगा उस हिसाब से हमें क्वेश्चन जो करने हैं वो भी हमारे डिक्रीज हो सकते हैं। तो उसमें पैनिक नहीं करना। रियल एग्जाम में भी अगर बाई चांस ऐसा मुश्किल मौका आ जाए, जैसे सीजीएल 2017 मेंस में अचानक से हुआ था कि 2016 तक इजी चल रहा था, एकदम 17 में एकदम धप्पा कर दिया, इतना मुश्किल पेपर बना के दे दिया आपको। इस बार वेंडर भी चेंज है, देखते हैं मेंस कैसा आता है। बट अगर बहुत मुश्किल भी आ गया तो उसी हिसाब से कट ऑफ डाउन चली जाएगी। तो पैनिक नहीं करना और एग्जाम से अपना पूरा पेपर देना है। जो बच्चे पूरा पेपर दे पाते हैं, बीच में मॉक को नहीं छोड़ते, ठीक है, मेरे हिसाब से वो भी मतलब वो एक अच्छे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। और वो जो लास्ट तक टिका रहेगा भाई वही जीतेगा, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें परसेंटाइल देख सकते हैं लोगों का कितना कितना परसेंटाइल गया है। सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सेक्शन 2 में हालात बहुत बुरे हैं। अगर देखें तो 130 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 500 कैंडिडेट हैं, 115 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 1283 कैंडिडेट हैं, 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 84 कैंडिडेट हैं। इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा था। आज के टाइम में एसएससी अगर ढंग से क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट में पूछ रहा है वो है इंग्लिश, जिसमें अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में अगर आप सीएचएसएल का एनालिसिस देख लें
या सीजीएल का एनालिसिस देख लें, मैथ्स और रीजनिंग का लेवल काफी डाउन है, इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा है, और जीके में क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं तो इसलिए बच्चों का स्कोर और ज्यादा गिरता है। हालांकि ज्यादा ना मुश्किल होते हुए भी, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं तो उसमें बच्चे थोड़ी गलतियां ज्यादा करते हैं, तो इसलिए जीके में भी स्कोर गिर रहा है। अगर ओवरऑल इसमें एवरेज स्कोर देखेंगे 210 नंबर में से, तो बच्चों का स्कोर सिर्फ 71.33 है, मीडियन स्कोर 85 के आसपास है। अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर जो माना जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आपने 120 इसमें स्कोर किया है टोटल, 120 प्लस, डेट्स अ गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। ठीक है, 115 है वो भी ठीक है, लेकिन 120 इज अ वेरी गुड स्कोर इन दिस मॉक। तो इसमें अच्छा खासा टेस्ट हो गया होगा आपकी लैंग्वेज का। ओवरऑल देखें तो कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 340 प्लस 5 कैंडिडेट्स, 300 प्लस 72 कैंडिडेट्स, 370 प्लस 270 प्लस 347 कैंडिडेट्स, और इस तरीके से आपको सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। एवरेज स्कोर और मीडियन स्कोर यहाँ पे दिख जाएगा। परसेंटाइल देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटाइल क्या रही है, और अब बारी आती है सेफ स्कोर की, जिसका आप वेट कर रहे हो। इस तरह का एक्चुअल एग्जाम अगर एसएससी बना पाए, हालांकि वो बना नहीं पाएंगे, इस लेवल का मॉक बनाने के लिए अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत होती है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोच पाए उनकी जरूरत होती है, और फिर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है एक यूनिक मॉक। ठीक है, तो बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। अच्छे लेवल का, इजी लेवल का पेपर तो एआई भी बना देता है। तो अगर हम इस बात करें इस मॉक की, तो इसमें 420-400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए अगर कोई बच्चा 245 प्लस भी लिया है ना, तो हो जाएगी इसकी पोस्ट के लिए इस बार की वैकेंसी के हिसाब से। ठीक है, काफी लोग बोल रहे थे ओएस की वैकेंसी डिक्रीज होंगी। अभी कोई इनकम टैक्स का आया था, उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं, जो रिपोर्ट कर दी। ठीक है, तो नहीं हट रही वो। काफी लोग लगातार कहते रहते हैं, कोई भी हल्का सा छोटा अपडेट हो, चाहे वेरीफाइड हो या ना हो, बच्चे मैसेज करके कहेंगे सर वीडियो बना दो। अब जब तक ऑफिशियल नहीं होता, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब तक ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आप वेट किया कीजिए। तो जहां तक अभी ओएस की वैकेंसी रिड्यूस नहीं हो रही है, तो आपको पूरी 15,000 कुछ वैकेंसीज आपको मिलेंगी एसएससी सीजीएल 2025 में, और पोस्टल असिस्टेंट, शूटिंग असिस्टेंट की भी जैसे रिपोर्ट हो जाएंगी तो शायद वो और बढ़ जाएंगी। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आपके पास सीजीएल 2025 में रहने वाली है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, लोगों के बहकावे में मत आइए कि ये गलत वो गलत, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे 4200 4800 ग्रेड पे की बात करें तो भाई 262 इतना ले आओ यूआर से, इस तरह के मौके में मिल जाएगी। तो तैयारी अच्छी, बाकी सारी चीजें आपकी किस पे डिपेंड करता है कि कितना आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में स्कोर करते हो। तो ये सारी कैटेगरीज का आप सेफ स्कोर देख सकते हैं। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन एक एक करके हम देखेंगे कि भाई उनमें क्या है, क्या कर सकते थे, कैसे कम टाइम में हम कंप्लीट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो सारे के सारे एक एक करके 30 के 30 क्वेश्चन सारे कराऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एस पॉइंट है पी आर के ऊपर, क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, इस तरीके से रखा है। ये सवाल एसएससी सीरियल में पहले पूछा जा चुका है, आपको मैंने पहले भी कई बार कराया, मूक में भी इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले दे चुके हैं। पी क्यू आर एक ट्राइंगल जिसके अंदर पी आर साइड पे कुछ इस तरीके से बनाया कि क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर, तो पी क्यू आर ऐसा बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ये। तो हमें बताना है कि इनके अंदर कौन सा रिलेशनशिप ट्रू होगा। एक रिलेशनशिप आपको पढ़ा भी रखी है कि भाई अगर ऐसा ट्राइंगल हो और परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाली साइड का स्क्वायर का सम प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर का सम बराबर होता है इस साइड के स्क्वायर सम विद दिस साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये चीज आपको पता है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो पी क्यू और यहाँ पे ये है एस, पी क्यू और एस आर एक साथ देख लो कहाँ पे, क्योंकि सारा प्लस में, नेगेटिव में होता तो कुछ और चीज भी होती, अगर नेगेटिव में होता भी तो दोनों नेगेटिव में होते। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को डिटेल में, बाकी डायरेक्ट रिलेशनशिप बता देता हूँ पहले। पी क्यू आ गया हमारे पास और आर एस, पी क्यू और आर एस यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे क्यू आर और पी एस हो गया, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। देखो रिलेशनशिप क्या होती है, जब भी आपको स्क्वायर दिखा तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि सब जगह स्क्वायर है। कॉमन चीज क्या है हमारे पास, आप कहेंगे सर ये हाइट है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारी पी क्यू पी एस एस आर इस तरीके से चल रही है। तो ये हाइट है, हाइट का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी एस स्क्वायर। ये अगर मैं ट्राइंगल पी एस क्यू को देखूं और इसी तरह के ट्राइंगल क्यू एस आर को देखूंगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा
क्यू आर स्क्वायर माइनस में आर एस या एस आर स्क्वायर, कैसे भी कह लो, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये एस आर को इधर ले जाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा पी एस को इधर ले जाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी एस। पहले एक बार नहीं 2 या 3 बार एसएससी एग्जाम्स में आ चुका है, रिलेशनशिप याद रखिए। बाकी देखो यहाँ पे माइनस होता तो दोनों में आता माइनस, तो यहाँ पे माइनस सिर्फ एक में है दूसरे में नहीं है, तो हमें समझ आया कि भाई इसके चांसेस कम है। अब प्लस की अगर बात करेंगे तो दोनों साइड प्लस आना है, दोनों साइड प्लस से समझेंगे तो हमने रिलेशनशिप देख ली कि प्लस में रिलेशनशिप ये बनती है हमारे पास कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो चेक कर लिया और अपना आंसर हमने मार्क कर दिया। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है यार एग्जाम में इस तरह के सवाल को क्या कैसे करें, तो एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पे तीनों इस ट्राइंगल को ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लें, जिसके अंदर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको पता है बाइसेक्ट भी करेगी, तो ये वाली साइड 2 मान ली तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगी। हाइट निकालोगे तो √3/2 इंटू साइड होगा तो ये √3 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे चारों ऑप्शन में ट्राई कर करके देख सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर कोई और अल्टरनेटिव केस देख सकते हैं आप, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का केस लगा के देख सकते हैं, क्योंकि जो जो ये प्रॉपर्टी है हर फिगर में सेटिस्फाई करेगी तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैं ये चीज कर रहा हूं तो पी क्यू और पी एस, पी क्यू पी एस और क्यू आर और एस आर, ये वाला भी सेट बैठ जाएगा इस रिलेशनशिप से। तो पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, ये वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। फिर आपको उसके हिसाब से थोड़ा चेंज करके देखना पड़ सकता है कि यहाँ पे इक्विलेटर की जगह राइट एंगल ले लिया, ठीक है, उसमें 3 वैल्यूज रख ली और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो उसका इंपैक्ट देख सकते हैं कि क्या होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हमारे पास एक मेटल की बॉल है जिसका रेडियस 3 है, इसे पिघलाया गया और 27 आइडेंटिकल डाइस बनाए गए और एक बॉल बनाएगी जिसका रेडियस है 1, तो हमें बताना डाइस की साइड क्या रहेगी। अब डाइस क्या होता है आपको पता है, वो होता है क्यूब, है ना, और स्फेरिकल बॉल हमारा स्फेयर, और इसे पिघला के जब हम बना रहे हैं इसका रेडियस 3 है तो इसकी एज मान लेता हूं 1 है और एक स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस 1, ये बनाया हमने। तो सर आप वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई दे नहीं रखा, क्या देना है तो 22/7, और रेडियस कितना है 3 तो 3 क्यूब। और आप इधर देखेंगे ये बराबर हो जाएगा 27 इंटू में a क्यूब और यहाँ पे प्लस में 4/3 पाई 1 क्यूब। तो आप 4/3 पाई इधर कॉमन ले लें और यहाँ पे माइनस में 1 क्यूब कर दें, बात वही है। और आप सोल्व करके यहाँ पे a का मान बताना रहेगा कि क्या वैल्यू आएगी। सोल्व करेंगे अगर हम इसे तो क्या वैल्यू बन रही है आप देखेंगे 27 माइनस 1, ये वाली वैल्यू हो गई 26, तो 4 इंटू 22/21 और यहाँ पे 26 है और ये 27 को भी अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो गया 27 और ये a क्यूब। अब a का मान बताना है, कैलकुलेशन तो बड़ी कठिन है, कैसे करें। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, 21 और 22 ये बस इससे एक बड़ा है और इधर ये इससे एक छोटा है, तो अप्रोक्सीमेशन से अगर हम जाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल आउट क्यों लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत होगा, देखो आप इसका कॉमन पार्ट भी देखें, 21 और 27 में इसे 24 माइनस 3, 24 प्लस 3 लिख सकता हूं और इसे 24 माइनस 2, 24 प्लस 2 लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 4 इंटू में 24 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है और ये 24 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो क्या इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा क्या। देखो 576 में 4 कम है, 576 में 9 कम है, उन्हें डिवाइड कर रहा हूं तो पॉइंट में बहुत 0.01 ऐसा कुछ वेरिएशन आएगा, है ना, मतलब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 कुछ वैल्यू ऐसे जा रही होगी मेरी। तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना अभी जो वैल्यू आई है इसका भी ना मेरे को क्यूब रूट निकालना है, तो जो वेरिएशन यहाँ पे है क्यूब रूट निकालने में वो वेरिएशन और ज्यादा कम हो जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो आप कहेंगे सर a क्यूब 4 के बराबर है, तो a का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर क्यूब रूट 4 कर दो। अब मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या आंसर आएगा। आप इसका क्यूब रूट निकालना मुश्किल है लेकिन इन तीनों का क्यूब करना तो आसान है।
17 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा क्या जाता है, 5000 के अप्रोक्सीमेट जाता है, ठीक है। और पॉइंट हटा दूं तो पॉइंट लगा दूंगा क्यूब करने पे तो 3 जीरो के बाद इधर आएगा, है ना, तो लगभग 5 के आसपास जाएगी। 1.16 है मेरे पास, तो ये अगर 1.2 का भी क्यूब करूंगा तो 1.728 आता है, और 1.1 का क्यूब करूंगा 1.331, तो ये नहीं हो सकता। 1.6 का क्यूब करेंगे हम, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 4096 होती है, 4.096, तो लगभग ये रिजल्ट जा सकता है मेरा। 4 यहां पे दे रखा है, और 1.4 का करूंगा 2744, तो 2.744, ये भी नहीं हो सकता, तो यही आंसर होगा। ये मन में करने वाला काम है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा 4.096, अब 096 भी क्यों आता, जब मैं इसे सोल्व करता, आप देखते ही मेरे पास 576 में 4 घटा रहे हैं, यहाँ पे 576 में से हम 9 घटा रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगी, ठीक है, 1.00 समथिंग कुछ जाएगा, ठीक है। शायद मैंने पहले गलती से 0.9 समथिंग कुछ बोल दिया था, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैंने उल्टा देख लिया था, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। तो अप्रोक्सीमेशन करना सीखो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको रेडी रहना है, इस तरह की कैलकुलेशन को दिमाग से करना है, ये नहीं कि बस कोई कैलकुलेशन देख के और डर गए छोड़ दिया क्वेश्चन। जैसे ये वाला सवाल है कि भाई कौन सा ट्रू होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, x का मान इसके बराबर, y का मान इसके बराबर, और x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। तो आप देखो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल का मान कुछ भी मान ले, तो a का मान कुछ भी मान सकते हैं। सेक भी है, कोस भी, साइन कोसेक भी है, तो जनरली a को क्या मानेंगे, 45 डिग्री मानेंगे। 45 रख दिया 1/√2 प्लस 1/√2, तो x हो गया मेरे पास √2, और यहाँ पे ये √2 प्लस √2 y हो गया 2√2। पुट करके देख लो कौन सा मैच करेगा। अच्छा अब ये 2√2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो कि 1 से बड़ा है, तो क्या कभी √2 बनेगा, नहीं बनेगा, तो कट गया, है ना। ये वाला देखते हैं, 2√2 प्लस 2√2 ये हो गया 4√2, एक्स स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर 2, और 2√2 ये बन गया 4√2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इधर देखो 2√2 में से 2√2 घटाऊंगा तो ये बन गया 0, ये तो 0 नहीं है। अब ये y है 2√2, 1 माइनस 2√2, 1 माइनस 4 माइनस 3 ये होगा, और ये क्या √2 के बराबर है, नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्वेश्चन खत्म। इसलिए 77% लोगों ने कर दिया, यही अप्रोच अपनाई भी होगी। अगला सवाल कहता है सुहास ने क्या करा, डिविडेंड ले लिया एक नंबर का जो कि 10% कम था ओरिजिनल डिविडेंड से, तो ओरिजिनल डिविडेंड को मैं मान लेता हूं डी, तो उसने क्या ले लिया 10% कम, डेट इज 90% ऑफ डी। उसने डिवाइजर को ले लिया जो कि ओरिजिनल डिवाइजर से 20% कम था, मान लो ओरिजिनल डिवाइजर था मेरा डी, तो उसने ले लिया क्या 20% कम, मतलब 80% ऑफ डी। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन का करेक्ट क्वोशिएंट निकालते तो वो 24 आता और रिमाइंडर 0 आता। क्वोशिएंट 24 रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि भाई जब मैं डिविडेंड को डिवाइडर से डिवाइड कर रहा हूं तो डायरेक्टली पूरा का पूरा 24 टाइम्स जा रहा है, तो इसका मतलब डी बाई डी मेरा किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर आ गया। हमें बताना है कि क्वोशिएंट क्या होगा सुहास की कैलकुलेशन में, अगर हम मान लें कि उसने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी, तो उसकी कैलकुलेशन ये चल रही है। अब हमें पता है डी बाई डी कितना है 24 है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। परसेंट से परसेंट 0 से 0 कट गया, 9/8 इंटू में 24, ये जाएगा 3 टाइम्स, और आंसर कितना आ गया 20। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से, ठीक है। छोटा सा सवाल था लेकिन पढ़ने में बहुत बड़ा था, सॉल्यूशन छोटा सा। ये सवाल है एक्स क्यूब दे रखा है 184 प्लस वाई क्यूब, एक्स दे रखा है 4 प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान बताओ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करेंगे, ये आ गया 184, फिर यहाँ पे x माइनस वाई निकाल लेंगे, ये आ गया मेरे पास 4। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिसका क्यूब करके उसके दूसरे के क्यूब में घटाओ तो 184 आए, और x माइनस वाई करो तो 4 आए? ऐसी वैल्यू अचानक से कोई दिमाग में मुझे नहीं लगता हिट करेगी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में नहीं होगा। अगर इंटीजर वैल्यू में होता तो x प्लस वाई भी हमारा इंटीजर वैल्यू में आंसर दे रहा होता, लेकिन यहाँ पे रूट में जा रहा है, तो सोच के टाइम वेस्ट करना बेकार है।
आपको बेसिक से करना है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन की अगर आप मदद लेंगे तो दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्स और वाई दोनों जीरो से बड़े हैं तो सम पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, या तो ये और या फिर ये। अब सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे? अगर मेरे को x प्लस वाई चाहिए, x माइनस वाई गिवन हो, तो हमें पता है x प्लस वाई क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही आना है, दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ये रूट होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये पढ़ा रखा है। तो xy का मान मिल गया तो काम बन जाएगा। xy कैसे मिलेगा? अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब हमें पता है, ये बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे लगा देंगे, तो x माइनस वाई का होल क्यूब डेट इज 4 का क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई हो गया 4। 64 इसमें घटाया 120, 12 से काटेंगे 10, xy कितना आ गया 10। अब ये आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और ये 10 इंटू 4 40, और रूट ले लेंगे तो रूट 56, तो होता है 2 रूट 14। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन दे रखा है 4, वेरिएंस दे रखा है 5.2, 3 ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखे हैं 1, 2 एंड 6, हमें बताना है अदर 2 ऑब्जर्वेशन क्या हो। तो दो तरीके से आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के भी आपको, अगर दो जो वैल्यूज हैं, टोटल कितनी 5 वैल्यूज का दे रखा है और 3 वैल्यू आपको गिवन है, तो एक वैल्यू मैं x और एक y मान सकता हूं। तो जब एवरेज का वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2 वेरिएबल में, फिर हम वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर इसमें 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन मिलेगी, उन्हें सोल्व करके x और y निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम कोशिश करते हैं सबसे पहले एवरेज से, क्या पता ऑप्शन की मदद से ही हमारा आंसर आ जाए, तो आगे ना बढ़ना पड़े। आप कहेंगे सर 5 वैल्यूज का एवरेज अगर 4 है तो सम कितना होगा? 4 इंटू 5। सम करूं अगर मैं तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस वाई, यही होगा। तो 6 और 2 8 और 1 9, इसमें से घटाया तो x प्लस वाई आ गया कितना? 11। चार ऑप्शन में 11 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? 11, ये 13 है, नहीं होगा, 9 है, 7 है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 52% लोगों ने शायद इसलिए सही कर दिया इसे क्योंकि ये डायरेक्टली आ रहा था। जो लोगों ने छोड़ दिया, घबरा गए क्वेश्चन देखते ही, उनका अपना टाइम वेस्ट हो गया। चलते हैं अगले सवाल में। अब जैसे ये वाला सवाल है जिसे 48% लोगों ने सही किया कि 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस, इस तरीके से चलता जा रहा है और ये हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक से अगर आप जाओगे तो तरीका क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे इसे करेंगे 1 अपॉन में 972 है डिवाइडेड बाय 421 है, ये आ गया। यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, 1 मिल गया। अब इसे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 अपॉन ये कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। इसे काटेंगे तो ये 842 होगा, तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 130 रिमाइंडर, और इसे मैं लिख सकता हूँ ये 421 है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से 1 है तो ये 130 को नीचे लेके जाऊंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा? ऊपर 1 कर दूंगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में। लेकिन आपको जब ऐसा दिख रहा है तो ऐसे स्टेप करने में आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी, आपको लिखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि फ्लो सीधा नहीं बन रहा मेरा। तो बेटर अप्रोच क्या है? अगर आपको लगातार यहाँ पे 1 1 1 1 1 दिखता जा रहा है तो कुछ नहीं करना, आप डिवाइड करना स्टार्ट करो। मेरे पास यह था, हमें फर्स्ट स्टेप में पता है हमें रिवर्स लिखना है, तो मेरे पास यहाँ पे 421 है और यहाँ पे 972 है। पहला जाएगा 2 टाइम्स, तो ये वाली वैल्यू आ गई 842, फिर बचा मेरे पास यहाँ पे 130। अब जो ये मेरे पास रिमाइंडर आया इससे डिवाइड करो पिछले डिवाइडर को, 130 और यहाँ पे 421। देखो यहाँ पे यही हो रहा था ना, 130 नीचे आ गया, फिर 421 को 130 से डिवाइड कर रहे थे, तो वही फ्लो हमें अपनाना है। अब यहाँ से जाएगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा 390 और यहाँ पे बचा 31। अब फिर से ये है 130, कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, 124, ये बचा 6, फिर जाएगा 31, और आप देखेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स करा तो ये 30 और यहाँ पे बच गया 1। अब मेरे पास सीक्वेंस क्या चल रहा है? अगर मेरे को इसे इस तरीके से लिखना होता तो आप देखेंगे जो ये मेरे यहाँ पे क्वोशंट्स आते जा रहे हैं, ये क्वोशंट्स बेसिकली क्या है? ये पहला क्वोशंट है 2, यहाँ पे 2 था ना a के बराबर, ये b हो जाएगा, ये मेरा c हो जाएगा। जब सब जगह 1 1 हो ना तब हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, c हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वोशंट क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ये e क्या है, फिर 1 अपॉन e बच गया। तो अगर मैं इस प्रोसेस को आगे करता तो ये 1 है, यहाँ पे 6 आ जाता, कितने टाइम्स जाता? 6 टाइम्स जाता। तो अगला वाला ये आ गया मेरा e6, या फिर आप ये वाला लिख सकते हैं डेट इज 6।
तो ये आ गया हमारे पास 6। अब इन सब का हमें प्रोडक्ट करना है, तो 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, इंटू में 6 720। दिस इज क्लियर है या नहीं है? अगर यहाँ पे लास्ट में 1 की जगह मान लो यहाँ पे होता 2, तो उस पर्टिकुलर केस में जब हम सोल्व कर रहे होते तो यहाँ पे जनरली हमारा 2 ही बच रहा होता, तो उसमें फिर आपका जो ये वाला स्टेप था ना, ये आ जाता आपका। क्लियर? और अगर यहाँ पे 2 नहीं है 1 ही है, तो ऑब्वियसली आप आगे सोल्व करेंगे इसे। चलेंगे आगे अब हम। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें डिपेंड करेंगी, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर सीक्वेंस में 1 1 1 दे रखा है तो डायरेक्टली आप इस तरीके से जा सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे लास्ट रिमाइंडर ये 1 पे रुकना था ना, तो लास्ट रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 था, तो आपको यहाँ पे जाके ये यहीं पे खत्म कर देना था कि डी तक यहाँ पे जाएंगे, और जो ये ई होगा ये मेरा क्या होगा, लास्ट डिवाइजर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में क्या आता है, एक स्टोर है ना, एक स्कीम रन कर रहा है कि भाई 12% डिस्काउंट देंगे उन लोगों को जो इंस्टेंटली पेमेंट करेगा, और 6% डिस्काउंट देंगे उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा। इस स्कीम का जो बेनिफिट है ये दिया जा सकता है कुछ इस तरीके से कि एक बाकी में एक आइटम पे एक ही डिस्काउंट मिलेगा। ये नहीं है कि ये और ये दोनों क्लब हो जाएंगे, नहीं, एक आइटम पे एक ही डिस्काउंट मिलेगा, और किसी और तरह की डाटा ट्रांजेक्शन पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अंकुर ने एक शर्ट परचेज करी जिसका एमआरपी था 4200, उसने क्रेडिट कार्ड से परचेज करा। क्रेडिट कार्ड से कोई परचेज कर रहा है तो उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 6% का। तो 4200 इसका प्राइस है, डिस्काउंट मिल जाएगा 6% का। और एक उसने कोट परचेज करा जिसे उसने इंस्टेंटली पे कर दिया 8500 का, तो इंस्टेंटली पे करने पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 12% का। तो हमें बताना उसका बिलिंग अमाउंट कितना होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 12% का डिस्काउंट है तो कितना देना पड़ेगा, 88% पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 6% का डिस्काउंट है तो 94% पे करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट भी 3 डिफरेंट काइंड्स है, तो यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं। आप कहेंगे सर परसेंट हटाओ तो 2 जीरो हटेंगी, और यहाँ पे 4 दूनी 8, और यहाँ पे 8 पंजे 40 जीरो, तो यूनिट डिजिट होगी 8, जो कि 2 ऑप्शन में मैच कर रही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट से आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 28 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 170 बनेगा और ये वाली वैल्यू 44 बनेगी। अब 4 7 जा 28, तो यहाँ पे आएगा 80, है ना। यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, फिर यहाँ पे 9 2 जा 18 और 16, 18 और 16 34, तो 4 आगे लास्ट 2 डिजिट ये आएंगी। अब इसे मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, सॉरी प्लस करना है, तो यूनिट डिजिट यहाँ से 8 मिल गई, और 8 और 4 कितना आ गया, 12, तो 28। दिस विल बी माय आंसर। चलें आगे, अगला सवाल। कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट है पी अमाउंट पे 8% रेट पर एनम पे 3 साल का, वो दे रखा है इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम पे 2 साल का सेम रेट पे, ये वैल्यू दे रखी है हमें इतना। तो हमें वैल्यू बतानी है कि P और R का मान क्या रहेगा, कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आप यहां पे कह सकते हैं कि भाई 3 साल का सेम प्रिंसिपल पे अगर हम ब्याज लगा रहे हैं तो इतना मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 जा 7 जा और 5 जीरो, 1 साल का ब्याज ये हो गया। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इतना है। आपको पता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो पहले साल का तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही होता है, दूसरे साल का क्या होता है, जितना पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही, और फिर इस पे ब्याज लगा देते हैं 8% के हिसाब से। तो फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो 7650 है। इन दोनों का सम करेंगे तो ये तो 7500 बन गया,
तो ये बचा 150। तो 150 इंटरेस्ट मिल रहा है इतने पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 150, इसका कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, 5% है और 4% है। इसका अगर 5% निकालूंगा तो पॉइंट के बाद 5 आएगा, 4% ही निकालना पड़ेगा मेरे को। तो रेट परसेंट 4% ही जा सकता है, और कोई चांसेस बन नहीं रहे। आप इसका 4% निकालोगे तो यहाँ पे मेरे पास 75 को 4 से 300, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 जा 12 और 3 15, और फिर एक जीरो और थी, परसेंट हटाऊंगा तो 150। 4% सेटिस्फाई कर रहा है अच्छे तरीके से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास ये। अब हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो एक साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना है, 4% ही ब्याज दर पे, तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 4% का मान हमारे पास इतना है, हमें 100% का मान निकालना है, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 फिर 5 आएगा, है ना, 25 को 5 से करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, और 4% तो हमें दिख ही रहा था, तो यही आंसर हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलें आगे। अगला सवाल, एक आदमी के पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, टोटल 220 कॉइन है, टोटल अमाउंट 160 है। 1 रुपए के सिक्के 3 गुना है जो उसके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, तो हमें बताना 50 पैसे के कितने सिक्के रहेंगे। कैसे कर सकते हैं? 25 पैसा अगर रुपए की फॉर्म में देखना चाहें तो 25 पैसा होगा 1/4 ऑफ अ रुपी, 50 पैसे 1/2 ऑफ अ रुपी, और 1 होगा मेरे पास 1 रुपए। ये इनकी मैंने पर कॉइन की वैल्यू लिख ली। अच्छा, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे तो 1 रुपए के 3 गुना है जो 25 पैसे के हैं, तो ये x है, तो मैं कह सकता हूँ ये 3x होंगे, और इसके सिक्के मैं मान लेता हूँ y है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 220, तो इन तीनों का सम 220 होगा। इसका मतलब 4x प्लस वाई 220 है। टोटल वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू में वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा? x/4 प्लस y/2 प्लस 3x, ये मेरा बराबर हो जाएगा 160 के। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सोल्व करके हमें किसका मान बताना है? हमें y का मान बताना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू, एलसीएम 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ये 4 और ये 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12x/4 ये आ जाएगा, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 640, और ये वाली वैल्यू 13x प्लस 2y। हमें एलिमिनेट क्या करना है? हमें y का मान निकालना है, तो मतलब x को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर वाले में 13 और नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर y का निकलेगा। थोड़ा लंबा चला जाएगा, इससे बढ़िया तो y का मान निकाल लो पहले, फिर x का x का निकाल लो पहले, फिर y का निकाल लेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास यहाँ पे, और इस वाले में से घटा दिया, 640 में से 440 घटाया तो 200, और 13 में से 8 घटाया तो 5, 5x इसके बराबर, x का मान कितना 40, x 40 तो ये 160, इसमें घटाया तो y का मान 60, ठीक है। चलो अगला सवाल हमारे पास बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा है, सीजीएल 2023 प्री में ऐसा सवाल पूछा गया था। कहता है एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, जो डिफीटेड कैंडिडेट्स है उसने टोटल वैलिड वोट्स का 42% पाए, और फिर भी वो इलेक्शन को 768,400 वोट से हार गया। टोटल 82,560 वोट इनवैलिड थे, 20% लोगों ने वोट नहीं डाली थी। तो हमें बताना है कि जो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितने परसेंट है उन लोगों के जिन लोगों ने वोट नहीं डाली। थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए फिर सोल्व करते हैं। देखो 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, परसेंटेज में बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, मतलब पॉइंट में वैल्यूज हैं। देखो अगर कैंडिडेट ने वैलिड वोट का 42% पाया और हारा, तो जो जीता जो जिस कैंडिडेट ने जीता होगा उसने कितने परसेंट वोट्स हासिल किए होंगे? 100 में से 42 घटाएंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई भाई 58%। इसका डिफरेंस 58 में से ये घटा दो तो बचा 16%। तो हम कह सकते हैं 16% ऑफ वैलिड वोट्स किसके बराबर है? इसके बराबर है ना।
तो 1% ऑफ वैलिड वोट किसके बराबर होंगे? ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 768,400 डिवाइडेड बाय 16। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा, जो वोट्स इनवैलिड हो गए थे वो कितने थे हमारे पास? इतने। टोटल वैलिड वोट्स निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गए मेरे पूरे वैलिड वोट्स। और इसमें वो जो वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए थे वो भी ऐड कर दूं तो मेरे पास ये हो गए 82560। तो ये एक्चुअली वोट्स पोल्ड आ गया मेरे पास, कितने वोट्स डाले गए। अब कितने लोगों ने वोट डाला था? 80% लोगों ने डाला था। कितने लोगों ने नहीं डाला था? 20% लोगों ने वोट्स यहाँ पे नहीं डाले थे। हमें बताना है कि जो वोट इनवैलिड हुए वो कितने परसेंट हैं उन लोगों के जितने लोगों ने वोट्स नहीं डाले थे। तो टोटल जो वोट डले ये 80% के बराबर है। वोट्स पोल्ड क्या है? टोटल वोट्स का 80%। हमें बताना है कि भाई जितने कितने लोगों ने वोट नहीं डाले वो उसका क्या हो गया? 20%। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा? 1/4 कर दूं तो 20% ऑफ वोट्स पोल्ड ये हमने कर दिया। ये इसका कितना प्रतिशत है? वो जितने लोगों ने वो जो वोट्स इनवैलिड हो गए, मतलब 82560 इनटू में 100%। हमसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये पूरा का पूरा अगर सही लिखना है तो ये ऐसे है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन ऑप्शन भी हमारे देखो 10 से ज्यादा, 10 से कम, 13 और 7 के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेशन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या इजीली? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखेंगे ये 4 है, ये 4 को ऊपर ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो और अब इधर सोल्व करने की कोशिश करो कि हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी। अगर 16 से ये वाली वैल्यू कट जाए तो काम आसान हो जाएगा। काट के देखते हैं। 16 4 जा 64, 128 8 जा, और फिर 400 है तो 025 और फिर 2 0 और उसके बाद यहाँ पे 82560 फिर 82560 इंटू में अच्छा, अब ध्यान देंगे अगर आप ये 48,02,500 है और ये मेरे पास क्या है 85,000 के आसपास है। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश करूं तो 48 लाख में अगर 85,000 जोड़ेंगे, मोटा मोटा बड़ा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं तो 49 लाख मान लूं। मैं लैक्स की टर्म्स में चीजों को कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर 4 है, क्या ये 49 लाख से थोड़ा सा कम है थाउजेंड्स में? इट वॉन्ट इम्पैक्ट मच क्योंकि ऑप्शंस दूरी पे हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे ये 82,560 है ना, इसे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसे 82.5 के मान लो, है ना। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 165,330, तो 330 के हो जाएगी, मतलब 3.3 लाख हो जाएगी। तो अगर हम लैक्स में लिख रहे हैं तो 330 है और फिर 100 भी है, 3.3 इंटू 100 दैट इज 330 और ये परसेंट में वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम जा रहा है? आप कहेंगे सर ये 6 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो 6 और 7 के बीच में कोई वैल्यू आएगी मेरी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बड़ी बड़ी वैल्यू जैसी देख के घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे फिर भी मैंने बड़ी बड़ी वैल्यूज लिख दी, वरना इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। मुश्किल सवाल अगर ऑप्शंस दूरी पे हैं तो हम ऐसे ही करेंगे, अगर ऑप्शन क्लोज होते तो थोड़ा देखना पड़ता। मान लो हमारा आंसर यहाँ पे जा रहा होता 10 के आसपास, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हो सकता है हमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ता, लेकिन ये तो काफी ज्यादा गैप था तो हम कर सकते हैं। एग्जाम में आया था तब भी ऐसे ही था। कहता है हमारे पास जो मिल्क और वाटर का रेशियो एक कंटेनर में 4:3 है। 60 लीटर को निकाल लिया सॉल्यूशन और रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो रेशियो जो बना मिल्क और वाटर का वो बन गया 2:3। तो हमें बताना है टोटल कैपेसिटी कंटेनर की क्या रहेगी। तो इसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हमने रिडक्शन चीज देखी, हम ये चीज देखते हैं कि किसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब इसमें मिल्क और वाटर है तो मिल्क 4 है तो
मिल्क प्लस वाटर 4 प्लस 3 7, तो मिल्क की कंसंट्रेशन हो गई इतनी, है ना। अब फाइनल सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि भाई 60 लीटर हमने निकाला और रिप्लेस किया वाटर से, तो वाटर तो बढ़ेगा लेकिन मिल्क कम होगा, तो मिल्क पे हम काम करेंगे। तो फाइनल में मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी है, 2/3 है, तो मिल्क 2, तो टोटल 2 प्लस 3 5। ये कब हुआ, जब हमने मिल्क को किसी फ्रैक्शन से रिड्यूस किया होगा। वो फ्रैक्शन क्या होगा, आप कहेंगे सर वो होता है 1 माइनस कितनी क्वांटिटी हमने रिप्लेस करी 6, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी दैट इज x। इसे सोल्व करके आप डायरेक्टली अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये वही है। सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा 2, ये इधर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा 10 और ये 7/10, तो 1 माइनस 60/x, ये हो गया 7/10। इधर घटाऊंगा 3/10 या 60/10 दिखना ही पड़ेगा, 1 माइनस 7/10। सोल्व करेंगे तो ये 3/10 रह जाएगा, 3 से काटूंगा तो ये 20 हो जाएगा और 20 इंटू में 10 200 हो जाएगा। ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। चलें आगे। और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका अवेलेबल है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल जो हम यूज कर सकते हैं, बट ये रिडक्शन वाला मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगा इस क्वेश्चन में, तो मैंने वो लगा दिया। क्वेश्चन में कहता है वीना और कर्मेश डिफरेंट प्लेसेस पे हैं दिल्ली के, ठीक है, दोनों में कोई कनेक्शन होगा जिससे वो मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग फिक्स करी अपने इश्यू को रिजोल्व करने के लिए। वीना जो है वो 8 बजे चलती है फ्रॉम प्लेस ए और प्लेस बी पहुंचती है 3 बजे। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं 8 बजे से 3 बजे का टाइम, मतलब वीना को कितना टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक जाने में, 4 और 3 7 घंटे। कर्मेश प्लेस बी से 1 घंटे लेट स्टार्ट होता है वीना से, मतलब ये 8 बजे चली थी तो वो कितने बजे चलेगा, 9 बजे चलेगा, और प्लेस ए पहुंच सकता है 5 बजे, तो 9 से 5 कितना हो गया, 12 तक 3 और 5 8, तो इसे लग सकते हैं यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 8 घंटे। तो हमें बताना है किस टाइम पे कर्मेश और वीना एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं यार, जो टोटल डिस्टेंस होता है ना, अब इनका टाइम दे रखा है मिलने का, टोटल डिस्टेंस को 7 है 8 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 56 आ जाएगा, तो मैं इसे टोटल डिस्टेंस को 56x मान सकता हूं। ये टाइम है, ये डिस्टेंस हो गया 56, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, वीना की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे आप कहेंगे सर 8x, और कर्मेश की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 7x। कर्मेश कब चलना स्टार्ट करता है, वीना के 1 घंटे के बाद, तो वीना 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 8x की स्पीड से 1 घंटे में 8x डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे -8x, तो बचा हमारे पास डिस्टेंस 48x। अब ये दोनों साथ मिलके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, 15x की स्पीड से ये 40x डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो 48x डिवाइडेड बाय 15x, x सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आप लोगों को पता है यहाँ पे ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। काटेंगे 3 से तो ये वाली वैल्यू 5 और ये वाली वैल्यू 16, ये हो गया 3r, और फिर 1/5 होता है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करेंगे तो 12 मिनट मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 9 बजे के बाद 9 PM पे, क्योंकि दोनों चल रहे थे तब हमने रिलेटिव स्पीड को ऐड किया था, 3 घंटे 12 मिनट और लगेंगे, तो 12:12। अब यहाँ पे AM की बात चल रही थी, तो जैसे ही 12 बजेंगे ना तो वो PM हो जाएगा, तो 12:12 PM, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 12:12 AM मत कर देना, 12:12 AM पता कब का टाइम होता है, जब रात को 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो AM में आता है, जो दोपहर का टाइम होता है वो 12:12 PM होता है। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गलती लग जाती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपने क्वेश्चन गलत किया था या सही किया था। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक आदमी का, सॉरी, 2 आदमी का एक दिन का काम बराबर है 4 वीमेन के एक दिन के काम के और 6 क्वालिफाइड वर्कर्स के एक दिन के काम के। तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि भाई एक आदमी एक दिन में M काम करता है, एक वीमेन एक दिन में W काम करती है, तो 2 आदमी इतना काम करेंगे, ये काम बराबर है 4 वीमेन के, और सेम काम बराबर है 6 क्वालिफाइड वर्कर्स के, तो 6 क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए मैं लिख देता हूं क्यों। 11 क्वालिफाइड वर्कर्स काम को 9 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो एक आदमी एक वीमेन और एक क्वालिफाइड वर्कर्स सेम ऑर्डर में काम को करेंगे ऑन 3 डिफरेंट डेज,
तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन बनाया है टीम ने ये। अगर सोल्व करेंगे इसे देखो तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, मैन वीमेन और क्वालिफाइड वर्कर का। आप कहेंगे सर जब भी इक्वल्स टू दे रखा होता है तो मैन का निकालने के लिए पहले तो आप इसे काट ही दो, ये दिख रहा है 1 2 और 3, और मैन की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्योंकि मैन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6। वीमेन का निकालने के लिए इन दोनों को 1 इंटू 3 3, और क्वालिफाइड वर्कर का निकालने के लिए इन दोनों को 1 इंटू 2 2। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 11 क्वालिफाइड वर्कर्स। 11, एक क्वालिफाइड वर्कर एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। एक काम को 9 दिन में फिनिश कर सकते हैं तो 9 से गुना, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब ये काम किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई अलग अलग डे पे, पहले दिन मान लो इसने किया, फिर दूसरे दिन इसने किया और तीसरे दिन इसने किया। किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कौन कैसे कर रहा है, लेकिन तीनों अलग अलग दिन पे काम करते हैं और इस सीक्वेंस में काम को करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो हमें ये चीज समझ में आई कि भाई 3 दिन में कितना काम होगा, 9 और 2 11 काम होगा। 3 दिन में 11 काम होता है, टोटल काम है इतना। तो आप देखेंगे अगर मैं इसे 11 से भाग दूंगा तो 2 इंटू 9, तो 3 दिन के कितनी साइकिल्स लगेंगी, 3 डे इंटू 2 इंटू में 9, 18 3 जा 54, 54 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अगला सवाल, 9 नंबर का एवरेज हमें दे रखा है 63, फर्स्ट 5 नंबर का है इतना, नेक्स्ट 3 नंबर का है इतना, 9th नंबर 15 कम है 10th नंबर से, तो 10th नंबर क्या होगा। बेसिक से डेविएशन से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं 9 नंबर का एवरेज 63 है तो पहले 5 का 52, तो कितने का, -11 का डेविएशन आ गया 5 नंबर पे। अगले 3 का है 68, यहाँ पे 63 था तो डेविएशन +5 का कितने पे, 3। ये डेविएशन निकल के आया हमारे पास। तो नेट डेविएशन अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 15 माइनस 55, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस का 40। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी जो हमारा अगर इन 8 वैल्यूज पे डेविएशन निकाल रहे हैं तो माइनस का 40 चल रहा है, मतलब जो 9th नंबर है उसे एवरेज से 40 ज्यादा होना पड़ेगा। तो एवरेज था मेरे पास 63, तो 9th नंबर क्या हो जाएगा, 63 + 40। आगे बढ़ते हैं, जो 9th नंबर है 15 कम है 10वें नंबर से, तो 10वां नंबर क्या होगा, इससे भी 15 ज्यादा, तो +15। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, 118, यही उत्तर है। ये मैंने डायरेक्टली डेविएशन से करा, अगर आपको बेसिक से करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से आप कहते हैं यार 63 इंटू में 9 नंबर का एवरेज है तो सम हो गया इतना, फिर यहाँ पे आप लिखते हैं कि भाई 52 इंटू में 5 + 68 इंटू में 3 + x, और हमारा आंसर क्या होता, x + 15 हमें निकालना होता। अगला सवाल हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सवाल है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। करिए ट्राई एक बार। क्वेश्चन में दे रखा है 2 बैग हैं, एक बैग 1 है जिसके अंदर 5 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक हमारे पास बैग 2 है जिसके अंदर 3 वाइट और n ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल को रैंडमली बैग 1 से निकाल के बैग 2 के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और फिर उसके बाद बैग 2 से एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है, और हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर जो बॉल निकाली गई है वो ब्लैक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो हमें n का मान बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे सर जब इस बैग में से एक बॉल निकाल के उस बैग में डाली गई तो वो ब्लैक बॉल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल ब्लैक बॉल्स हैं 4 और व्हाइट बॉल्स हैं 5, टोटल हो गई 9। तो ब्लैक बॉल होने की इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/9 और व्हाइट बॉल होने की इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। दोनों ही केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। सपोज करो अगर हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बॉल इधर चली गई तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे व्हाइट कितनी हो गई, 4 हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, n + 4 हो गई, और ब्लैक बॉल्स कितनी है। अब हमारे पास अगर अब इसमें से ब्लैक बॉल निकाले जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n / n + 4। अगर यहाँ पे हमारे पास जो जाती वो ब्लैक बॉल चली जाती तो आप कहते हैं सर ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, n + 1, टोटल बॉल्स कितनी है, n + 4। ब्लैक बॉल निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी इस केस में जब हमने ब्लैक बॉल यहाँ से ट्रांसफर करी है तो ये होगी
क्लियर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट करके सम कर देंगे ब्लैक बॉल के निकलने की, और ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है 29 डिवाइडेड बाय 45। सोल्व करके अपना इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे n का मान क्या रख सकते हैं, ऑप्शन की मदद भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये 9 9 तो दोनों जगह है, यहाँ से काट देंगे 5। अब मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 5 चाहिए, 5 का मल्टीपल। तो n का मान क्या रखें कि n+4 5 का मल्टीपल बन जाए। तो आप कहेंगे सर 8 रखूंगा तो 12 नहीं बनेगा, 6 रखूंगा तो ये 10 बन जाएगा जो कि 5 का मल्टीपल होगा। तो चांसेस 6 के सबसे ज्यादा है, 7+4 और 9+4 भी 5 मुझे नहीं देगा। आप चाहें तो वेरीफाई कर लें, वरना 6 ही आना है मेरे हिसाब से। तो ये 6/10 तो 3/5, तो यहाँ पे 5 इंटू में 3/5 है, और इधर बनेगा अगर रखा 6 तो 7/10, तो यहाँ पे 2/5 14/5। तो ये वाली वैल्यू 15+4 29/5। ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 6 इसका आंसर है, पूरा सोल्व करने की जरूरत है। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर एंगल है ट्वाइस एंगल B दे रखा है। तो ऐसा बना लेते हैं, A है, B है और C है। ये एंगल थीटा, तो ये वाला 2 थीटा होगा। एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया तो वो BC को D पॉइंट पे जाके मिलता है। तो यहाँ पे बाइसेक्टर बनाया तो D पॉइंट पे जाके मिल गया, तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से कि CD है 7, हमारे पास BD है 9, और हमें AC का मान बताना है कि क्या होगा। अच्छा, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, और ये वाला कोण का डबल ये वाला कोण दे रखा है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगी। तो आपको यहाँ से ये चीज समझ में आएगी, भाई ये एक्सटीरियर एंगल अगर मैं निकालूं तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। और जैसे ही आपने ये चीज देख ली तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सिमिलैरिटी लगने वाली है, 2 थीटा और थीटा, है ना। और इस ट्राइंगल को अगर देखूं मैं ADC को, और पूरे ट्राइंगल ABC को अगर मैं देखूं तो 2 थीटा और थीटा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर आएंगे या नहीं आएंगे। बड़े वाला ट्राइंगल ABC, क्या ये सिमिलर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे DAC के बाय द प्रॉपर्टी ऑफ A। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। अब यहाँ पे ये वाली साइड निकालनी है तो ये x मान लो। अब ये रिलेशनशिप देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में 2 थीटा के सामने है x, बड़े वाले ट्रायंगल में 2 थीटा के सामने है 9 + 7 16। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने है 7, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने है x। सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे x स्क्वायर 16 × 7, x का मान क्या होगा, 16 का रूट लेंगे तो 4 और 7 का रूट लेंगे तो 7 √7। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास, ये फिगर दे रखी है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, नाम दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। ये साइड दे रखी है हमें 12 इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ये यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, या फिर इसका जो मिड पॉइंट है वो दे रखा है। इससे एक 2 यूनिट रेडियस का हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो हमें बताना है कि भाई जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा। आप कहेंगे सर देखो, इस ट्राइंगल की जो साइड का ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट पे लाइन खींचूंगा तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, और हमें ये भी पता है कि जो मीडियन है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में स्प्लिट करती है। तो पूरे ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन में ड्रॉ करता हूँ या मिडिल पॉइंट तक की लाइन खींचता हूँ, परपेंडिकुलर भी होती है, तो ये एक सेक्टर बनेगा जिसका एंगल 90 डिग्री होगा, जिसे हम क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का आधे में से अगर मैं घटा दूं इस क्वाड्रेंट का एरिया, तो मेरे को डिजायर्ड शेडेड रीजन मिल जाएगा। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और इसका आधा करना है तो 1/2। इसमें से घटाना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 πr²। अब देखो यहाँ पे 11/7 दिख रहा है, तो इसका मतलब पाई को 22/7 लेना पड़ेगा, और रेडियस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। आप देखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और इधर भी अगर मैं देखूं तो 4 से काटूंगा 3 और 2 से काटूंगा तो 6। ये आ रहा है
अब हमारे पास सब कॉमन ले रखा है, 11/7 बच रहा है, यहाँ पे 22/7 है, मतलब 2 को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ से चला जाएगा, 3 3 9√3 बचेगा और इधर 11/7 बचेगा। तो 9√3 माइनस 11/7, दिस इज द आंसर। अगला सवाल हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके बता दो क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? एक तो यह है कि ए का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, तो ए को 45 डिग्री रख के करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन में आई होप कि आपको एक डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। अगर 45 डिग्री रखता भी हो तो ये 1 हो जाएगा और ये 1/√2, तो ये √2 मिल जाएगा। ये 1 और ये 1/√2 होगा, ये 1 और ये √2 हो जाएगा और ये 2√2। तो मतलब फिर भी 2 ऑप्शन क्लैश करने के ऑप्शंस हैं, ये और ये दोनों ऑप्शन क्लैश कर सकते हैं अगर आप 45 रखते हो। 30 रखोगे तो आई थिंक कोई भी ऑप्शन क्लैश नहीं करेगा। तो आप ए का मान कुछ भी रख सकते हो, कर सकते हो, बट बेटर है कि बेसिक से कर दो। सिंपल सवाल दिख रहा है, आप देखोगे इस पूरे में अगर न्यूमरेटर को देखूं तो क्या 2 को कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 2/4 दैट इज 1/2 बचेगा और ब्रैकेट अब मैं पूरा बड़ा कर दूं तो 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन है और यहाँ पे 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, यही आएगा। आप देखेंगे इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी माइनस है ये माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्या होता है? ये होता है मेरे पास ऊपर तो आ जाता है 2ab, मतलब 2 × 1 × साइन, और नीचे आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक से आप सिंप्लीफाई करके भी निकाल लोगे तब भी आ जाएगा, वरना ये फॉर्मूला भी हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में। तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या बनेगा इसका, आप देखेंगे 2 से तो 2 एलिमिनेट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन बाय कोस स्क्वायर बचेगा। अब साइन बाय कोस को हम लिख सकते हैं 10 और नीचे खाली कोस को लिख सकते हैं सेक, तो 10 थीटा और सेक थीटा कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? बाकी हम 45 डिग्री रखते हैं तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं और उनमें से आंसर आना था हमारा, तो हमें फिर कोई और वैल्यू से ट्राई करना ही पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भाई ये इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है, दे रखे हैं। ये 222 की पावर 333 है और 333 की पावर 222 है। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे पास ये 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्या 222 मेरा 3 से कटता है? सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू 6 की पावर कुछ भी जाए, ये वाली वैल्यू तो 3 से कटेगी। सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है तो ये वाली वैल्यू भी 3 से कटेगी। पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं? तो 3 से तो ये सारी वैल्यूज कटेंगी। अब और क्या दे रखा है ऑप्शन में? 2 दे रखा है और 37 दे रखा है। अब 2 से कटेंगी या नहीं कटेंगी? आप कहेंगे सर इवन की कोई भी पावर कर दो रिजल्ट इवन ही मिलेगा, ओड की कोई भी पावर कर दो रिजल्ट ओड ही मिलेगा, इवन प्लस ओड ये ओड देगा, तो ये वाली वैल्यू कभी 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो मेरे को ये समझ में आया भाई 2 से तो कटेगा नहीं और 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे 2 और 3 से डिविजिबल की बात कर रहा है, गलत हो गया। 3 और 37 से डिविजिबल की बात कर रहा है लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ये सही है। मतलब 37 का मेरे को अभी चेक नहीं किया, लेकिन 2 से 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं कटेगा, ये पक्का है। 3 से नहीं कटेगा, ये गलत है। और कह रहा है 3 से 37 से और 2 से तीनों से कट जाएगा, तो मुझे पता है 2 से नहीं कटेगा। तो ये कॉमन सेंस से भी अगर आप करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि भाई 222 37 इंटू में 3 हमने पढ़ रखा है, ये वाली वैल्यू होती है 111 111 से ये कट रहा है, 111 इंटू 3 ये भी कट रहा है। तो भाई 111 से ये दोनों वैल्यूज कट रही हैं, तो मतलब 37 से भी दोनों कटेंगी और 3 से भी दोनों कटेंगी, तो इन दोनों से कटने वाली हैं। और बाकी उससे पावर पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं, पावर से बस आपने ये देखा कि भाई जो रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट वही वन आएगा, वो आएगा, काम खत्म। अगला सवाल कहता है इसकी वैल्यू बता दो सोल्व करके। अब ये वाला सवाल है आपके ऊपर है, जीरो इक्वेशन एक्सप्रेशन दे रखा है, इक्वेशन एक भी नहीं, इक्वल्स टू का साइन कहीं नहीं है, 3 वेरिएबल है, आंसर इंटीजर वैल्यू में, तो तीनों वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। तीनों को जीरो मत बनाना भाई, 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। मैं क्या कर सकता हूं भाई, P और Q को जीरो कर दो और R को एडिटेड छोड़ दो अपने हाल पे। तो आप देखेंगे P और Q को अगर जीरो कर दिया तो P कट गया, जीरो बन गया, Q बन गया जीरो, ये माइनस में R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो बचेगा -1। यहाँ पे P Q जीरो बन गया, ये हट गया, ये हट गया, -R स्क्वायर डिवाइडेड बाय -R स्क्वायर प्लस का 1 बन गया। आगे
क्यू हट गया, पी हट गया, तो ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आ गया 1, तो मेरे पास आंसर बचा 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। वरना पी क्यू आर तीनों को 1 1 1 करके भी रख सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। कहता है कि भाई इन ऑब्जर्वेशंस की जो मीडियन है, अगर इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ये नंबर्स हैं जो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, और इनकी मीडियन आ रहा है 15। 10 को अगर रिप्लेस कर दें 19 से, तो हमें बताना है न्यू मीडियन और पुरानी मीडियन का रेशियो क्या होगा। अब देखो मीडियन क्या होती है, मिडिल टर्म। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, हालांकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा के क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन अगर आप असेंडिंग में लगाओ चाहे डिसेंडिंग में लगाओ, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मीडियन दोनों तरीके से निकाली जा सकती है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गिनना इधर से गिनना स्टार्ट कर देना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, वरना तो इधर से भी करोगे तो एक ही बात है। तो मीडियन क्या होगी, मिडिल टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है, तो मिडिल टर्म मीडियन कौन सी होगी, 5th टर्म, और 6th टर्म का क्या होगा, एवरेज। या फिर मैं कह सकता हूं 5th टर्म और 6th टर्म का सम ट्वाइस इनटू मीडियन हो जाएगा। मीडियन कितनी दे रखी है हमें, 15। अब 5th टर्म क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 ये है, 6th टर्म है ये, इन दोनों का सम करेंगे तो 2x + 10 बनेगा, 2 को कॉमन ले लूंगा तो x + 5 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, x + 5 15 के बराबर, तो x का मान किसके बराबर, 10 के बराबर। तो यहाँ पे अगर x को 10 रख दूंगा तो ये हो गया 13 और ये हो गया मेरे पास 17, ठीक है। अब कहता है कि 10 को रिप्लेस कर दिया 19 से। अगर 10 को रिप्लेस करा 19 से और डिसेंडिंग ऑर्डर ही मेंटेन कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 10 यहां से हटके चला जाएगा, यहाँ पे 19, 10 हट गया और यहाँ पे इसकी जगह आ गया 19। अब जो नई मीडियन होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे सर अगेन 5th और 6th टर्म का एवरेज। अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6, 5th और 6th टर्म, ये इनका एवरेज क्या होगा, 17 और 19 के बीच की वैल्यू क्या होती है, 18। या तो एवरेज निकल लो या फिर डायरेक्टली देख लो। तो न्यू मीडियन है 18, पुरानी मीडियन कितनी थी, 15। इनका रेशियो क्या होगा, 6:5 होगा। न्यू मीडियन टू गिवन मीडियन ही पूछा है, तो भाई ये 6:5 आंसर है। अगला सवाल हमारे पास ये सीरीज रखे, इनका आंसर क्या आएगा, कैसे सोल्व करेंगे। भाई ये देखो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, सीक्वेंस चल रहा है। 4 फिर यहाँ पे 3 पहले वाली टर्म छोड़ दी, 4 5 एज इट इज ले लिया, फिर 6 आ गया, फिर 4 को छोड़ दिया, 5 6 एज इट इज, फिर 7 ले लिया। इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, और कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। जब भी इस तरीके की सीक्वेंस हो, 3 की सीरीज 4 की सीरीज सारी मैंने आपको पढ़ा रखी है, उस केस में हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट सोल्यूशन क्या होता है, हमें बस ये देखना होता है ये तीनों टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। पहले टर्म को छोड़ के बाकी की दोनों टर्म, फिर उससे अगली टर्म, इस तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। अगर ऐसा हो तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या आता है, आप लिखते हैं पहले 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस, 3 और 5, मतलब इसके स्टार्टिंग और इसके एंडिंग टर्म, इनका डिफरेंस कितना हो गया भाई मेरे पास, क्या ये 4 हो गया, सॉरी 2 हो गया, तो 1/2। फिर अगले पार्ट में हम लिखते हैं, इसमें पहली 2 टर्म ले लो, अगर 3 टर्म की सीरीज है ना तो पहली 2 टर्म लेंगे, 4 टर्म की होती तो पहली 3 टर्म लेते स्टार्टिंग के, तो 3 × में 4, माइनस में यहां पे हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 टर्म लेंगे, तो ये होता है 1/19 × में 20। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। तो 1/2, इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो 4 तो इधर भी है, तो 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 × 20 में, और यहाँ पे 4 हटा दिया तो 19 × 5 95, और यहाँ पे 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आया था तो 3। दिस विल बी माय आंसर। 2 से 92 बनेगा, ये 2 से काटूंगा 46, फिर 2 से कट जाएगा 23, और नीचे कुछ है क्या, इधर 10 रह जाएगा, 57 570, 23/570 है। चले आगे, वरना 92 आते ही देख सकते थे कि ऊपर 92 का कोई फैक्टर आएगा, तो चार ऑप्शन में न्यूमरेटर एक में ही था 23, तो वही आंसर हो। क्वेश्चन में कहता है राजेश ने एक टीवी को 32% हायर प्राइस पे बेचा उसके ओरिजिनल प्राइस के। हाउएवर उसे जो टीवी मिला था वो 28% के डिस्काउंट पे मिला था ओरिजिनल प्राइस के। अगर इस पे उसने टोटल प्रॉफिट 2130 का हुआ है, तो हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है टीवी का क्या हुआ। मान लो टीवी का ओरिजिनल प्राइस है 100, तो राजेश ने 32% हायर पे बेचा ओरिजिनल प्राइस के,
तो उसने बेचा यहाँ पे 132 का। अच्छा, उसने जब परचेज किया था तो ओरिजिनल प्राइस से भी 20% डिस्काउंट में लिया था, तो इस पे भी 20% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 72। उसने इतने का परचेज किया, फाइनली बेचा कितने का, इतने का बेचा। हमें कहता है जो उसका प्रॉफिट है वो है 2160 होगा, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे, 50 का हो गया या 60 का हो गया, 60 का हो गया, 60 2160 के बराबर। हमसे पूछा ओरिजिनल प्राइस बता दो, मतलब 100 का मान बता दो, तो यहां से 6 से काटेंगे तो 60 टाइम्स जा रहा है, 1:60 के बराबर 100 रेशियो, सॉरी 60 नहीं 36 है ना, क्यूब है, 1:36 के बराबर, तो 100 रेशियो 3600 के बराबर। चले आगे। देखो क्वेश्चन में कहता है कि भाई एक सर्टेन रेट पे 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो 4100 बनता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट पे सेम मनी पे 3 साल का बनता है इतना। तो आपको बताना है कि सम ऑफ मनी क्या रही होगी। कैसे सोल्व करेंगे आप कहेंगे सर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो 1 साल का 6000/3 डेट इज 2000। अच्छा, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया इतना, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट होगा इतना। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उस केस में कहते हैं भाई प्रिंसिपल कुछ होगा, उस पे ब्याज लगाया आपने, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का तो फिर प्रिंसिपल पे ब्याज लगा दिया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल पे यहाँ पे भी ब्याज लगाते हैं आप, फिर जब कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल पे आते हैं तो प्रिंसिपल पे तो लगता ही है ब्याज, लेकिन जो कंपाउंड जो आपका इंटरेस्ट था पहला उस पर भी ब्याज लगाते हो, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिलती है। अच्छा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो हमने देख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4100, तो 4000 तो ये हो गया, मतलब 100 और एक्स्ट्रा मिला। वो कहां से मिला होगा, जब इस पे ब्याज लगाया होगा। तो क्या यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, ये इसका कितना प्रतिशत है, आप रेशियो निकालेंगे तो 100/2000, 1/20, 1/20 क्या होता है 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल बता सकते हैं क्या, भाई ये 5% के बराबर ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। 1 साल का ब्याज इतना, 100% बताना है तो 20 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे पास 40,000 हो गया। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कहता है जो इनकम है ना आशा और रवन्ना का, उनके 2017 में इनकम का रेशियो दे रखा है हमें 5:4। आशा की इनकम 2018 से 2017 में जाए तो ये दे रखा है 3:5, और रवीना की इनकम 2018 से 2017 में जाए तो वो दे रखा है 3:2। ये इनकी कंबाइंड इनकम है 2018 की, तो हमें बताना है इनकम ऑफ रवीना इन द ईयर 2017। चलो कैसे करेंगे, आप 2017 को बेस मान के सोल्व कर लो। आशा की और रवीना की इनकम ये 4x मान ली है मैंने, 5x मान ली 2017 के, तो 2018 के अंदर आशा की इनकम क्या होगी। आप कहेंगे सर 2018 भाग 2013 का रेशियो ये है, 2017 का रेशियो ये है, तो 2017 में 5 रेशियो था, 5 रेशियो 5x को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 रेशियो x को रिप्रेजेंट, तो 3 रेशियो 3x को रिप्रेजेंट, ये 2018 की इनकम हो गई। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रेवेन्यू की, तो 2018 में 3 और 2017 में 2, 2 रेशियो 4x को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 रेशियो 2x, 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा 6x को। तो कंबाइंड इनकम कितनी हो गई इनकी 2018 में 9x हो गई। अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो 2018-17 में भी 5 + 4 9 ही बन रहा है, बट कोई बात नहीं। 9x का मान दे रखा है हमें 10242। हमें पूछा क्या है कि रेवेन्यू की 2017 में कितनी थी, मतलब 4x का मान, तो 9 इसके बराबर है, 4x का मान किसके बराबर होगा। अब यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है। आप ये कह सकते हैं कि भाई जो मेरा आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा, तो ये दोनों तो 4 के मल्टीपल है, ये दोनों 4 के मल्टीपल नहीं है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। और कुछ कह सकते हैं क्या, डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा आंसर होगा क्या नहीं कह सकते, तो सोल्व करना पड़ेगा। 9 से काटूंगा, 1 जा 1 जा, 3 जा 8 जा, और इसमें 4 से गुना करूंगा तो 8 4 जा 32, 13 4 जा 50,
टू 452 प्लस 3 455, ये आंसर हो। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में क्या आता है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसके अंदर AD बराबर है AE के, जहां D और E पॉइंट हैं आपके BC पे। ओके, D और E कुछ इस तरीके से हैं कि भाई ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। BAD CAE के बराबर है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। AB 2P प्लस 3, BD 2P, AC आपका 3Q माइनस 1 और CE आपका Q के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है P प्लस Q का मान क्या होगा। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप ये चीज बताओ मुझे, अगर ये साइड के बराबर तो इसका कुछ रेलिवेंस होगा, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं, है ना, तो अगर ये वाला कोण निकालने की कोशिश करें हम, तो आप कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल है अल्फा प्लस थीटा, ऐसे ये वाला एंगल भी अल्फा प्लस थीटा, तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, वरना 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा भी लिख सकते थे, अल्फा लेने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों एंगल को भी मैं इक्वल कर सकता हूं। तो आप एक चीज बताना मुझे भाई, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा लिख दूं तो ये अल्फा होगा, क्योंकि तीनों कोण का सम तो 180 ही होना है ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। अगर ये दोनों एंगल बराबर, तो इस पूरे ट्राइंगल में ABC में अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे। क्या ये रिलेशनशिप हमें मिल गई? जल्दी बताओ। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो क्या दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे? कैसे बन जाएंगे? आप कहेंगे सर ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और बीच की साइड ये वाली इक्वल हो गई, तो क्या ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट आ गए तो सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये Q 2P के बराबर हो जाएगा, और ऐसे ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। अगर Q मेरा 2P के बराबर हो गया, तो यहाँ पे 2P को रिप्लेस करके Q लिख सकता हूं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे यार Q प्लस 3 बराबर हो गया 3Q माइनस 1 के, तो यहां से 2Q 4 के बराबर, तो Q का मान आ गया 2, और ये 2P के भी बराबर था, तो P का मान आ गया 1। Q मिल गया, P मिल गया, इन दोनों का योग कर दूंगा तो ये 3 मिल गया। खत्म क्वेश्चन। चलें आगे। एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये भी, कहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरकमफ्रेंस हमें दे रखा है कितना, 94.2, वॉल्यूम दे रखी है हमें 5338, हमें बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, और वॉल्यूम क्या होती है, πr²h, और अगर मैं बात करूं सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, पाई को 3.14 लेना है, और ये रेडियस, और ये वाली वैल्यू 94.2 दे रखी है। अच्छा, क्या यहां से मेरे को रेडियस मिल जाएगा? मिल जाएगा। अगर मेरे को ये वाली वैल्यू बतानी है, तो क्या वॉल्यूम में कुछ चेंज करके मैं डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पे जा सकता हूं? अगर इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, ये मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मेरे को ये बनाना है ना, तो अगर मैं इसे r से डिवाइड कर दूं तो πRh आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2πRh आ जाएगा। तो कह सकता हूं वॉल्यूम में मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ वॉल्यूम वाले पार्ट में r से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास 5338 तो दे ही रखा है,
इनटू में 2 कर दिया। अब r का मान क्या आएगा मेरे पास, आप देखेंगे 9.94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। तो जो डिवीजन में है वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, तो इंटू 2 इंटू 3.14। दिस इज माई आंसर। अब हमें वैल्यू बतानी है, यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2। चलो सॉल्व करते हैं, कुछ तो होगा इसके अंदर। हालांकि इसमें 11 का मल्टीपल ये सब नहीं देख सकते क्योंकि पाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही कहीं भी सॉल्व करने के लिए, मतलब ऐसा 3.14 में दे रखा है। तो ये हटा लिया, एक जीरो लग जाएगी और यहां से भी ये हटा लिया। अब चांसेस हैं, देखो ये 314 हमें अलग सा दे रखा है ना, तो हो सकता है इससे डायरेक्टली कट रहा हो। कट रहा है क्या, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स जा रहा है तो 30 आ जाएगा। और आगे ये 3 से कट रहा है क्या, 6 11 19 नहीं कट रहा, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो भाई अब 30 से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अब एक चीज बताओ, जीरो की जगह तो चलो पॉइंट लग जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये चीज, हमें डायरेक्टली नहीं कह सकते। 2 से काटूंगा 15, 15 के केसेस में क्या क्या बनते हैं वो लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, सोल्व भी कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 15 13 1 कैरी फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई 30। तो जीरो हटाई तो पॉइंट लग गया, तो 7 कुछ जाएगा मेरे पास। 7 की लाइन में ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, तो यही आंसर हुआ। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है, हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि 25 मीटर हाई है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। तो पहले जमीन बना ली, जमीन के ऊपर एक बड़ी सी इमारत बना लेते हैं। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये चीजें हैं कि भाई बिल्डिंग की जो हाइट है वो 25 है और इसके ऊपर जो फ्लैग स्टाफ है इसकी हाइट हमें दे रखी है 5। एक ऑब्जर्वर जिसकी हाइट है 30। अब ध्यान देना, 25 प्लस 5 30, तो जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट भी हमें 30 ही बनानी है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वर को इस हाइट पे ले जाते हैं, इसकी हाइट भी हो गई 30। जो फ्लैग स्टाफ है और जो बिल्डिंग है दोनों इक्वल एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से अगर आप ये एंगल ये वाला बनाओ, ये तो सेम हाइट पे ये, तो भी जो एंगल यहां बनेगा वही ये बिल्डिंग भी बनाएगी। मतलब ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो और ये देखो ये 30 है, ये 30 है, तो आप कहेंगे सर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना है फ्लैग स्टाफ के टॉप में और ऑब्जर्वर के बीच में। तो मतलब ये वाली दूरी हमें बतानी है कि ये दूरी कितनी रहेगी। अगर इस दूरी को मैं x मान लूं तो आप कहेंगे सर ये हो गया x। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो टेन थीटा मैं कह सकता हूं क्या हो जाएगा 5/x हो जाएगा। अगर अगर इसमें देखूं पूरा एंगल ये 2 थीटा है, तो यहाँ पे 10 2 थीटा ये हो जाएगा मेरे पास 30/x। अब 10 2 थीटा क्या होता है, रूट में चीजें जा रही हैं तो पूरा सोल्व भी करना पड़ेगा। ये होता है 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू में 5/x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। और ये किसके बराबर 30/x के बराबर। 10/x से 30/x काटूंगा तो 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 इधर आएगा और ये 1 माइनस ये, फिर ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 1/3। तो मेरे पास 5/x का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बचेगी इधर जाके 1 माइनस 1/3 डेट इज 2/3। 2/3 ये हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा और x का मान निकालूंगा तो भाई ये x 5 और ऊपर 3 और नीचे 2 ये जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, देख लेना कहीं मिस्टेक ना करियो। चलें आगे। अगला सवाल, हमें उन सभी नंबर्स का सम बताना है जो 550 और 700 के बीच में आते हैं
जिन्हें अगर मैं 12, 16 और 24 से काटूं तो 5 रिमाइंडर मिलता है हर केस में। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर सबसे पहले तो वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो वो इनका एलसीएम होगा। 12, 16 और 24 का एलसीएम कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 48 आप सभी लोगों को दिख जाएगा। और वो सारे नंबर जो इन से ये सब से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 दें, तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो और +5। कुछ इस फॉर्म के होंगे मेरे पास वो सारे के सारे नंबर्स। अब वो सारे नंबर जो इस टाइप के हैं लेकिन इन दोनों के बीच में हैं, उनका सम हमें बताना है कि क्या होगा। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू है 550 से बड़ा 48 का कोई फैक्टर देखो कितना जाएगा। आप कहेंगे सर 10 जा 480, फिर 11 जा भी नहीं जा पाएगा, 12 जा जाएगा मेरे ख्याल से। 48 को 12, ये पहला नंबर होगा जो इनके बीच का होगा और 48 का मल्टीपल होगा। अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो कर सकते हैं। ये 8 जा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 96, 9 कैरी फॉरवर्ड, और ये 48 और 9 57, 576 आ गया। जो पहला नंबर बनेगा इस फॉर्म का तो 576 + 5 बनेगा, तो पहला नंबर होगा 581। अब दूसरा नंबर जो होगा उसमें इसमें 48 जोड़ देंगे तो वो दूसरा नंबर बन जाएगा, है ना। तो 48 इसमें जोड़ना है तो 9, 6 और 6, 9, 2 और 6। अभी भी इसमें एक गुंजाइश है, अभी भी 48 जुड़ सकता है और 700 से कम ही रहेगा। तो हमारे पास 7 और ये 7 और 6, अब और 48 जोड़ेंगे 700 क्रॉस हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तीनों को आपको सम करके अपना आंसर बताना रहेगा कि क्या वैल्यू आई। तो कर लो, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो 2910 1210 आ गया। इसमें ये जोड़ेंगे तो 1887। बिल्कुल बेसिक मेथड से किया मैंने क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, वरना जो मेरी अप्रोच रहती एग्जाम में मैं वही करता। मैं यहाँ पे देखता कि भाई लगभग पहला तो जा रहा है 48 का 12 टाइम, है ना। फिर मेरे को यहां से ये पता चल रहा है कि 576 के आसपास जा रहा है 12 टाइम, तो इसमें 48 दो बार भी जोड़ दूंगा और उसमें 5 भी अगर जोड़ दूं तब भी वो 700 से कम जाएगा। तो 48 का 13 टाइम भी इधर ही आएगा और 14 टाइम भी इधर ही आएगा और 15 टाइम नहीं जा पाएगा। ये चीज समझ में आएगी। फिर आप कहेंगे सर 5 भी जोड़ना है, तो हर एक नंबर 48 का 12 से मल्टीप्लाई +5 पहला नंबर, फिर 13 से मल्टीप्लाई +5 + 14 से मल्टीप्लाई +5 ये आएगा। तो मैं कहूंगा 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये ही मेरा क्या होगा, डिजायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। अगर आपको इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं चाहते तो ये वाली वैल्यू फिर 39 बन जाती और ये 15। यहाँ पे आप सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते थे। 48 इंटू में 9 432, 43 कैरी फॉरवर्ड हो जाता 144 + 43 187 + 15, ये आ जाता है आपके पास 1887। ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 48 का टेबल 48 इंटू 3 144 कितनी बार पढ़ते हैं हम पता है। 48 इंटू 9 भी 432 बहुत कैलकुलेशंस में आता है तो इसलिए याद है, वरना तो करनी पड़ती। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया। इस मॉक का लेवल हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। काफी बच्चे इस मॉक को देखे हो सकता है डिमोरलाइज हुए हो, बट डिमोरलाइज नहीं होना। इस तरह के मॉक में भी अगर आप 20 क्वेश्चंस कर देते हैं तो दैट्स गुड, ठीक है। एग्जामिनेशन में नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। इजी भी आएंगे पेपर, हालांकि इससे तो इजी ही आएगा, बट अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया तो यू शुड बी रेडी। और आप सिर्फ आरबी के मॉक्स तो नहीं दे रहे हैं, आप बाकी प्लेटफॉर्म के भी जो इजी मॉक्स आते हैं वो भी देते ही हैं। तो एक बैलेंस बन जाता है कि अच्छे लेवल, अगर मुश्किल आया तो आपको किस तरीके से रेडी होना है, इजी आया तो किस तरीके से। अभी एक बार आपका जो वो है क्या कहते हैं Tier 1 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मुश्किल मॉक्स हम इतने नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे लेवल को इजी रखें, ठीक है। जो एग्जाम का लेवल है लगभग वैसा ही लेवल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वंस Tier 1 रिजल्ट इज आउट। क्यों? क्योंकि अभी ये है कि आपको सीखने में जितना ज्यादा सीख सके उतना बेहतर है। जब Tier 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो उस टाइम पे बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट मॉक, बिल्कुल एग्जाम जैसे मॉक मिलेंगे आपको, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एग्जाम से लेवल अप रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल अप नहीं जाएगा उन मॉक्स में, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, लाइव मॉक्स देते रहिए। आप लोगों के लिए हम हर हफ्ते प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एनालिसिस भी मैं करा रहा हूँ। पिछले मॉक का रह गया था क्योंकि बाहर गया हुआ था, एक मॉक छूटा है, उसका भी अगर टाइम मिला तो किस दिन सारे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा अलग से।
और मैथ्स का भी एक न्यू बैच जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप लोगों को बताया जाएगा उसके बारे में। बाकी तैयारी अपनी करते रहें, पढ़ते रहें, और जो नए मॉक हैं 2025 के लिए मेंस के अब तक हम 15 डाल चुके हैं, टोटल हमें 30 प्रोवाइड कराने हैं, तो 15 और अपलोड हो जाएंगे जल्द से जल्द, इस महीने के एंड तक काफी हो जाएंगे, और बाकी कुछ जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट महीने में हो जाएंगे। आपके एग्जाम से कम 15 दिन पहले हम जितने भी मॉक्स हमें देने वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा मॉक्स भी बहुत सारे 60-70 अवेलेबल हैं, तो आप वो भी टिल देन यूज कर सकते हैं। अलविदा लूंगा, टेक केयर एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।